हाँ, क्लास शुरू की जाए। पहले तो संडे को होने वाले टेस्ट का वर्क सुन लो, आपको क्या याद करना है। ठीक है, डी ब्लॉक कंप्लीट है, डी ब्लॉक कंप्लीट है, और एफ ब्लॉक, और एफ ब्लॉक, और जहां तक केमिकल बॉन्डिंग हो जाए, चुप रहो, चुप, नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा। केमिकल बॉन्डिंग जहां तक पढ़ ली जाए वहां तक ये चैप्टर आएगा, केमिकल बॉन्डिंग। अरे एफ ब्लॉक में तो पढ़ना है क्या आपको? 4 ही तो प्रश्न पढ़ने हैं एफ ब्लॉक में। ना बताऊं क्यों मैं 4 क्वेश्चन? सारे 4 ही तो क्वेश्चन एफ ब्लॉक में आपके लेवल में आने वाले हैं। डी ब्लॉक तो कंप्लीट पढ़ सकते हो, डी ब्लॉक पूरा आएगा। एफ ब्लॉक है आपके पास में एक्टिनोइड और लेंथेनोइड, ठीक है ना। इसके साथ है आपका केमिकल बॉन्डिंग, जहां तक पढ़ा दिया जाए, केमिकल बॉन्डिंग जहां तक पढ़ा दिया जाए। नोट्स आज ही मिल जाएंगे क्लास में, ठीक है, क्लियर है। हाँ, कल लास्ट पढ़ रहे थे अपन फायांस रूल। क्या पढ़ रहे थे? फायांस रूल पढ़ रहे थे। फायांस रूल में अपन उन कारकों का अध्ययन करते हैं जो किसको प्रभावित करते हैं, किसको प्रभावित करते हैं? ध्रुवण को प्रभावित करते हैं। फायांस रूल में अपन किसको पढ़ा था? अरे किसको प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ रहे थे? ध्रुवण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे थे। पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे? बातें नहीं करनी है मैं, वरना दूर दूर बिठा दूंगा, देख लेना। सबसे पहला कारक पढ़ा था, बताओ क्या? धनायन का, धनायन का आकार जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? हाँ, 1 बटे ध्रुवण के तो समानुपाती होता है, जबकि ध्रुवण के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। धनायन का आकार, धनायन का आकार व्युत्क्रमानुपाती ध्रुवण, ठीक है। एक चीज आपने कल और पढ़ी थी, ध्रुवण जितना ज्यादा होगा कौन से गुण ज्यादा आएंगे? सहसंयोजक गुण ज्यादा आएंगे, और आयनिक गुण क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा आपने पढ़ा था प्रभावित करने वाले कारकों में, बताओ क्या? ऋणायन का, ऋणायन का जो आकार होता है, ऋणायन का आकार, ऋणायन का आकार समानुपाती होता है ध्रुवण के। और तीसरा पढ़ा था, बताओ क्या? धनायन पर, धनायन पर आवेश और ऋणायन पर आवेश, और ऋणायन पर आवेश, ये दोनों चीज जो है समानुपाती होती है किसके? ध्रुवण। 3 पढ़ लिया था, 3 पढ़ लिए थे ना ये, ठीक है। लास्ट लिखो आप, छद्म अक्रिय गैस विन्यास, छद्म अक्रिय गैस विन्यास, गैस विन्यास। कौन नहीं मानोगे? कौन नहीं मानो? कौन के हो? छद्म अक्रिय गैस विन्यास, इसका अर्थ क्या होता है? छद्म मतलब, छद्म मतलब 18 इलेक्ट्रॉन। अक्रिय गैस विन्यास होगा, उसमें तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। और छद्म के अंदर होगा क्या? 18 इलेक्ट्रॉन। छद्म के अंदर होगा 18 इलेक्ट्रॉन। छद्म अक्रिय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, उसके अंदर याद रखना ध्रुवण क्या होता है? ज्यादा होता है। ध्रुवण क्या होता है? अधिक। ध्रुवण अधिक होगा तो गुण ज्यादा आएंगे, कौन से? सहसंयोजक गुण ज्यादा आएंगे, सहसंयोजक गुण ज्यादा आएंगे।
और सहसंयोजक गुण ज्यादा आएंगे, इसका मतलब होगा आयनिक गुण क्या हो जाएंगे, कम। आयनिक गुण क्या हो जाएंगे, कम। आयनिक गुण कम होंगे, आयनिक गुण अगर कम होंगे तो हम कहेंगे वो है जल के अंदर क्या होगा, अविलेय होगा। जल के अंदर क्या होगा, अविलेय होगा। वहीं अगर 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, शिवजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, उसमें ध्रुवण क्या होगा, कम। उसमें ध्रुवण क्या होगा, कम। अगर ध्रुवण कम है तो सहसंयोजक गुण क्या होंगे, सहसंयोजक गुण, सहसंयोजक गुण हो जाएंगे कम। और सहसंयोजक गुण अगर कम हो जाएंगे तो आयनिक गुण क्या हो जाएंगे, ज्यादा। आयनिक गुण क्या हो जाएंगे, ज्यादा। और आयनिक गुण अगर ज्यादा है तो वो जल के अंदर क्या होगा, विलय। जल के अंदर क्या होगा, विलय होगा। तो छद्म इलेक्ट्रॉनिक गैस, छद्म अक्रिय गैस विन्यास जो है वो ध्रुवण को इस प्रकार से करता है प्रभावित। और ध्रुवण को जिस प्रभावित करेगा वैसे आयनिक गुण और सहसंयोजक गुण भी क्या होंगे, प्रभावित होंगे। जल में विलेयता भी प्रभावित होगी। ठीक है। अब एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास में दो यौगिक है, एक तो सोडियम का क्लोराइड है और एक सिल्वर का क्या है, क्लोराइड है, NaCl। और एक क्या है, AgCl। सिल्वर का क्लोराइड है और ये है सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर सिल्वर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, सिल्वर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +1। कितनी है, +1, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है। ठीक है ना। यहाँ पर सोडियम की एक, यानी इसने भी एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, त्यागा है। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है और इधर क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। सोडियम ने जब इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बन गया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बन गया, क्या बन गया, अरे NH2NP6 बन गया। इसका सोडियम का जब ये उदासीन था तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था NS1। पहले वर्ग का तत्व है, पहले वर्ग का तत्व है ना, तो NS1 होगा, NS1 होगा। इससे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, अरे 11 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है, 11 नंबर पर। एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। 10 इलेक्ट्रॉन कौन सी गैस के पास होते हैं, अक्रिय गैस में से कौन सी गैस, नियोन के पास होते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इसने नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर लिया, जो क्या बन गया, अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। समझे कि नहीं समझे, 1s2 2s2 2p6 3s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है सोडियम का। N+ है, Na+, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो पीछे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच गया ये। और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका होता है, नियोन का होता है। तो सोडियम प्लस क्या है, एक नियोन जैसी क्या बन गई, एक गैस परमाणु इसने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त किया नहीं किया, किया। बताओ सिल्वर कितने नंबर पर आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सब निकाल करके बताओगे, कैसे बताओगे। सिल्वर कौन सी श्रेणी का तत्व है, डी ब्लॉक में कौन सी श्रेणी का है, 3D श्रेणी का है, 4D श्रेणी का है, 5D श्रेणी का है, 4D श्रेणी का है, 4D श्रेणी का है, 5D श्रेणी का है या 4D श्रेणी का है, 4D श्रेणी का है। कौन सी श्रेणी का है, 4D श्रेणी का, पांचवें आवर्त का है ना। तो पांचवें आवर्त का है मतलब 4D क्या है, 10। एक इलेक्ट्रॉन क्या गया, क्या बच गया, 4D 10 बच गया, बच गया। 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, कैसे निकालोगे आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब सिल्वर का आपको पता है कि ये 4D श्रेणी का तत्व है और 4D श्रेणी में भी कहां पर आ रहा है, 4D श्रेणी में भी कहां पर आ रहा है, 47 नंबर पर आ रहा है, पक्की बात है, 47 पर आ रहा है। 47 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, बच गए 46। 46 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे प्राप्त होंगे, 4s2 3D, 3D आएगा, आएगा,
आएगा इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3D? नहीं आएगा। अरे 4D श्रेणी का तत्व है तो 3D कैसे आएगा? 4D आएगा ना? 3D आएगा? अच्छा, कौन कौन कह रहा है 3D आएगा? है, मैं श्योनजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बात कर रहा हूं। 4D 8 होएगा, और इससे पहले 4D 8 से पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो सारे, निकालो कितने नंबर पर आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। फाइव एस टू आएगा। और अरे सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिल्वर का। श्योनजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, श्योनजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। नहीं है इलेक्ट्रॉनिक अपवाद, है क्या इलेक्ट्रॉनिक अपवाद? ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अपवाद लिखाया था क्या सिल्वर को? अपवाद लिखाया था वो में, लिखाया था है? मोलिब्डेनम था, कॉपर था, और क्रोमियम था, और क्या था? सिल्वर था। तो फिर निकालो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये निकाला क्या सबने? 4s2, 4s2 निकाला क्या सबने? 5s1, 4s2, 4p6, और 4d क्या होता है? 10। 4d क्या होता है? 10। 5s1 का एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये त्याग रहा है। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये त्याग रहा है, तभी तो Ag प्लस आएगा। 6, 2, 8 और 10, 18। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18। श्योनजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? 18 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या कहलाया? छद्म अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाया। क्या कहलाया? छद्म अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाया। इसलिए इसके अंदर ध्रुवण क्या होगा? अधिक। ध्रुवण क्या होगा? अधिक। ध्रुवण अधिक होगा तो सहसंयोजक गुण भी क्या होंगे? अधिक होंगे। आयनिक गुण क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो जल में क्या होगा? यही कारण है कि NaCl जल में घुल जाता है, जबकि AgCl जल में नहीं घुलता। दोनों धात्विक क्या है? क्लोराइड है, फिर भी AgCl जल में नहीं घुलता। क्यों? क्योंकि सहसंयोजक प्रकृति का होता है। सहसंयोजक प्रकृति का होता है। क्यों है सहसंयोजक प्रकृति का? क्योंकि ये छद्म अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखता है, और ये अक्रिय गैस विन्यास रखता है। इसलिए इसमें ध्रुवण कम होगा और इसमें ध्रुवण ज्यादा होगा। अरे समझ गए? लिखाऊं? नोट्स मिल जाएंगे, लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना तो कोई दिक्कत, लिखो फिर। ये चीज तो लिख ली होगी आपने, ये लिख ली। क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन, क्या कारण है कि AgCl सहसंयोजक प्रकृति रखता है? AgCl सहसंयोजक प्रकृति रखता है, जबकि NaCl आयनिक प्रकृति रखता है। आयनिक प्रकृति रखता है। उत्तर लिखो। AgCl छद्म अक्रिय गैस विन्यास रखने के कारण, छद्म अक्रिय गैस विन्यास रखने के कारण, अक्रिय गैस विन्यास रखने के कारण ध्रुवण का गुण अधिक प्रदर्शित करता है। ध्रुवण का गुण अधिक प्रदर्शित करता है।
ध्रुवण का गुण अधिक प्रदर्शित करता है। लिखा, इस कारण यह सहसंयोजक अधिक होता है। इस कारण यह सहसंयोजक अधिक होता है। इस कारण यह सहसंयोजक अधिक होता है। और NaCl अक्रिय गैस विन्यास रखता है। NaCl अक्रिय गैस विन्यास रखता है। इस कारण ध्रुवण कम प्रदर्शित करता है। इस कारण ध्रुवण कम प्रदर्शित करता है। ध्रुवण कम प्रदर्शित करता है। इसलिए आयनिक होता है। इसलिए आयनिक होता है। फायांस रूल के अपवाद। फायांस नियम के अपवाद। वैसे तो मैंने पढ़ा दिया आपको। लिथियम के क्या है? हैलाइड। किसके हैलाइड? लिथियम के हैलाइड। जैसे लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड। ये याद रखना फायांस रूल के क्या है? अपवाद। यानी अपन इसकी विलेयता और इसके आयनिक और सहसंयोजक गुण जो है फायांस रूल से नहीं बता सकते। क्लियर है बात? यहां पर न तो ध्रुवण गुण प्रदर्शित होगा और न सहसंयोजक। ध्रुवण के आधार पर अपन सहसंयोजकता और आयनिक गुणधर्म बता सकते। तो फिर यहां पर लगता है आकार का क्रम। क्या लगता है? आकार का क्रम। और उस आकार के आधार पर अपन इसकी डिसाइड करते हैं जलयोजन ऊर्जा और जालक ऊर्जा। जलयोजन ऊर्जा और जालक ऊर्जा के कॉन्सेप्ट के आधार पर अपन इसकी विलेयता और सहसंयोजक गुण और आयनिक गुण बताते हैं। क्लियर है बात? मैंने बताया था। बताओ इनमें से आकार सबसे बड़ा किसका है? आयोडीन का। आकार आयोडीन का बड़ा है तो याद रखना जल योजन ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम। जल योजन ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम। याद रखना। और जल योजन ऊर्जा कम हो जाएगी तो याद रखना जालक ऊर्जा क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। जालक ऊर्जा क्या हो जाएगी? ज्यादा। अब याद रखना इस आयन की देखा जाए तो जालक ऊर्जा क्या होती है? ज्यादा। सॉरी, जालक ऊर्जा होती है कम और जल योजन ऊर्जा क्या होता है? ज्यादा। जल योजन ऊर्जा इसकी क्या होती है? ज्यादा। और जालक ऊर्जा क्या होती है? कम। और हमने कहा था जालक ऊर्जा कम हो और जल योजन ऊर्जा क्या हो? ज्यादा, तो वो आयन जल के अंदर क्या हो जाता है? घुल जाता है। जल के अंदर क्या हो जाता है? घुल जाता है। और घुलेगा वो क्या कहलाएगा? आयनिक। और जो नहीं घुलेगा वो क्या कहलाएगा? सहसंयोजक। क्लियर है? ये क्या चीज है? ये फायांस रूल का क्या है? अपवाद है। यानी अपन यहां पर क्या नहीं बता सकते? ध्रुवण नहीं बता सकते। अपन यहां पर बता सकते हैं जल योजन ऊर्जा और जालक ऊर्जा। ठीक है, याद रखना ये है अपवाद। तो ये आकार क्या है इसका? बड़ा। आकार है बड़ा। आकार बड़ा। ठीक है। जल योजन ऊर्जा इसकी है ज्यादा। जल योजन क्या है इसकी? ज्यादा। और जल योजन ऊर्जा ज्यादा है तो जालक ऊर्जा क्या है? कम। जालक ऊर्जा क्या है? कम। जालक ऊर्जा कम है तो याद रखना ये कहलाएगा आपका आयनिक। क्या कहलाएगा? आयनिक। इसलिए याद रखना जल के अंदर क्या होगा? विलय। जल के अंदर क्या होगा बताओ? विलय। और ये याद रखना ये होगा सहसंयोजक। क्या होगा? सहसंयोजक। और सहसंयोजक होगा तो याद रखना ये होगा अविलय। क्या होगा? ये अविलय। ठीक है, लिखाया हुआ है, पहले देख लेना। अगर फिर भी लिखना है तो उतार लो। लिथियम के एलाइड फायांस रूल के क्या होते हैं? अपवाद। क्या होते हैं?
अपवाद होते हैं। ठीक है ना, लिथियम के हैलाइड फायांस रूल के क्या है, अपवाद है। रट लेना इसको, कौन सा आयनिक होगा और कौन सा सहसंयोजक होगा, कौन सा जल में घुलेगा और कौन सा नहीं घुलेगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लेना, जो आकार में क्या होगा, बड़ा, आकार में बड़ा होगा वो तो होगा आयनिक, आयनिक होगा तो जल में क्या होगा, विलय। ठीक है, चले आगे, नहीं चलना, नहीं चल रही। दिखाऊं, क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फेट, क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फेट क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फेट फायांस रूल का क्या है, अपवाद। ये भी मैंने पढ़ा दिया था, फायांस नियम का अपवाद है। हाँ, के काना खुशी हुआ है, अरे हैं, के काना खुशी हुआ है, हैं? के तू बच्चन लाग रहे है, सीध माजे को रमान हो जाइए, हैं, बोई जोर की रमान हो। क्षारीय मृदा धातु कौन है बताओ, सबसे पहला बेरिलियम, कौन सा है, बेरिलियम के सल्फेट को कैसे लिखेंगे, BeSO4, BeSO4। बताओ बेरिलियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, कितनी है, और सल्फेट की कितनी है, सल्फेट की कितनी है, -2, -2। अरे राम खुरो लिखाया था, सल्फेट के ऊपर चार्ज होता है -2, है ना, और बेरिलियम पर चार्ज होता है +2, +2 और -2 क्या हो गए, कट गए, तो फॉर्मूला क्या बन गया, BeSO4। फिर बेरिलियम के बाद में आता है कौन, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या है, सल्फेट आयन। और फिर है बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में कैल्शियम, कैल्शियम क्या है, सल्फेट। और कैल्शियम के बाद आता है कौन, स्ट्रोंशियम का क्या है, सल्फेट। और लास्ट में आता है किसका सल्फेट, बेरियम का सल्फेट। कल पढ़ाया था, बताओ इनमें से आयनिक कौन होता है और सहसंयोजक कौन होता है, सहसंयोजक कौन होता है, सहसंयोजक कौन होता है, सहसंयोजक होता है, सहसंयोजक होता है। और और जल में अविलय कौन है, बेरिलियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, कल लिखाया था। और बेरियम सल्फेट क्या है, आयनिक है, जल में क्या है, विलय। चले आगे, कल लिखाया था कि नहीं लिखाया था, कल नहीं लिखाया था, क्लोराइड लिखाए थे, एलाइड लिखाए थे मैग्नीशियम के और किसके, हैं, एलाइड लिखाए थे। देखो कल लिखाया था क्या, नहीं लिखाया था कल, हाँ भर रहे हो, एस ब्लॉक में लिखाया था, सल्फेट लिखाए थे एस ब्लॉक में, है सबके पास एस ब्लॉक, अभी है नोट्स एस ब्लॉक के, है, निकालो ये कहाँ लिखाया था, एस ब्लॉक में जिसके पास है, एस ब्लॉक में, उसमें देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, लास्ट ही लास्ट में है, लास्ट ही लास्ट में लिखा है S2 ब्लॉक, देखो लास्ट ही लास्ट में,
गलत बता रहे हो ना आप फिर भी? क्यों, क्या है? कौन सा? जल में विलेयता का क्रम, जल में विलेयता का क्रम है? ज्यादा कौन भूलता है? जल में ऊपर से नीचे आते हो तो जल में विलेयता का क्रम घटता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आते हो विलेयता का क्रम घटता है, इसलिए सबसे कम विलेय कौन होता है? बेरियम सल्फेट, यही बताया था क्या? और सबसे ज्यादा विलेय कौन होता है? बेरिलियम का सल्फेट। विलेयता का क्रम सबसे ज्यादा विलेय कौन है? बेरिलियम सल्फेट। उससे कम कौन है? मैग्नीशियम सल्फेट। उससे कम कौन है? कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट। ये क्या है? सबसे कम विलेय, सबसे कम विलेय। हाँ, सहसंयोजक वही है, मैंने कहा था ना, फायांस रूल का अपवाद है। फायांस रूल का क्या है? अपवाद है, ठीक है ना। सबसे कम क्या है? विलेय है, और ये सबसे ज्यादा क्या है? विलेय। क्योंकि यहां पर देखी जाती है जल योजन ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा इसकी क्या है? कम, इसलिए विलेय कम है, ठीक है ना। और जल योजन ऊर्जा ज्यादा किसकी है? इसकी। तो ये सबसे अधिक क्या होगा? विलेय होगा। सबसे अधिक क्या होगा? विलेय होगा। लेकिन हमने कहा था बेरिलियम का सल्फेट कैसा होता है, मैग्नीशियम का सल्फेट कैसा होता है? सहसंयोजक प्रकृति का होता है। फिर भी जल में क्या है? ये विलेय है। क्यों? क्योंकि जल योजन ऊर्जा इनकी क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। जल योजन ऊर्जा इनकी क्या होती है? ज्यादा होती है। ये पढ़ लिया हमने फायांस रूल, फायांस रूल पढ़ लिया है भाई। अब हेडिंग डालोगे आप संयोजक, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, ये लिखा हुआ है, और लिख रहे हो तो लिख लो, सहसंयोजक बंध। चले, सहसंयोजक बंध। पहली बात तो याद रखना है, सीधी सी बात, अगर नॉर्मल प्रश्न बनेगा तो भाई याद रखना, ए धातु और ए धातु के बीच में कौन सा बंध बनता है? सहसंयोजक बंध बनता है। ए धातु और ए धातु के बीच में सहसंयोजक बंध बनता है, ठीक है। सहसंयोजक बंध को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और यह बनता है ए धातु प्लस ए धातु के बीच में, ए धातु प्लस ए धातु के बीच में। पी ब्लॉक हमने पढ़ा था तो हमने बताया था इनके यौगिक सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं, सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, ए धातु प्लस ए धातु मिलकर के क्या बनाएंगे? सहसंयोजक बंध बनाएंगे। दूसरी बात है, दो या दो से अधिक परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से कौन सी बॉन्डिंग होती है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से कौन सी बॉन्डिंग होती है? तो आप कहोगे सहसंयोजक बॉन्डिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। दो या दो से अधिक परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन आपस में इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं? साझेदारी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन अभ्वर एक दूसरे में क्या कर जाते हैं? समा जाते हैं, आंशिक मिश्रित हो जाते हैं। तो हम ये कहेंगे इस बंध के दौरान इलेक्ट्रॉन अभ्वर, इलेक्ट्रॉन अभ्वर, इलेक्ट्रॉन अभ्वर एक दूसरे में आंशिक मिश्रित हो जाते हैं, एक दूसरे में आंशिक मिश्रित हो जाते हैं। आंशिक, आंशिक नहीं लिखा है, आंशिक लिखा है मैंने ना, आंशिक मिश्रित हो जाते हैं, ठीक है। तो तीन बातें याद रखना, पहला ए धातु और ए धातु के बीच बनता है। दूसरा कौन सा? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। तीसरी कौन सी है? इलेक्ट्रॉन अभ्वर एक दूसरे में आंशिक मिश्रित हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो समझ लो, नोट्स आपको मिल जाएंगे। लिखना चाह रहे हो तो एक बार समझ के फिर लिखो, ठीक है। अब देखो, हमने कहा ए धातु और ए धातु के बीच में बनता है, इसका मतलब है कुछ अणुओं का निर्माण सहसंयोजक के द्वारा, बंध के द्वारा होता है। जैसे ऑक्सीजन अणु का निर्माण सहसंयोजक बंध के द्वारा होता है, ठीक है ना। यहां पर नाइट्रोजन अणु का निर्माण सहसंयोजक बंध के द्वारा होता है। Cl2 अणु का निर्माण सहसंयोजक बंध के द्वारा होता है। F2 अणु का निर्माण सहसंयोजक बंध के द्वारा होता है, सहसंयोजक बंध के द्वारा होता है, ठीक है ना। H2O भी पढ़ेंगे, Cl2O भी पढ़ेंगे अपन इसके अंदर H2SO4, लेकिन उसके अंदर संकरण पढ़ेंगे हम, बंध प्रकृति
नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो O2 N2 Cl2 F2 ये याद रखना सहसंयोजक क्या होते हैं, अणु होते हैं। HCl सहसंयोजक होता है, HBr सहसंयोजक होता है, ठीक है। अब बात आती है इसके द्वारा हमसे पूछा था कितने पाई बॉन्ड का निर्माण हुआ और कितने सिग्मा बंध का निर्माण हुआ, कितने पाई बंध बने और कितने सिग्मा बंध बने। तो आप सबको पता है सिग्मा और पाई बंध अपन अतिव्यापन से भी निकालना सीखेंगे, अभी नेक्स्ट इसी का चैप्टर का हिस्सा है। सबसे पहले तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको पता है ना, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सीओनजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको पता है, क्लोरीन का सबको पता है, फ्लोरीन का सबको पता है। अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकालना आता, एक 4 चीजें लिखे, इन चारों में से किसी एक का भी नहीं आता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कि सर मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बिना तो ये समझ नहीं आएगा। मैंने स्टार्टिंग से आपको बोला है आवर्त सारणी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है, रीढ़ की हड्डी है। अगर आवर्त सारणी आपको याद है तो आप बता सकते हो, अच्छी बात है। आते ही बोला था गगनदीप ने कि सर केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट ले लेना, केमिकल बॉन्डिंग बहुत सरल है। इसका मतलब आवर्त सारणी अच्छे से पढ़ी हुई है, तो ही कारण है, वरना रट्टाफिकेशन करोगे तो आज याद हो जाएगा, कल याद नहीं होगा, ठीक है। आज याद होगा, कल याद नहीं होगा, है ना। तो आवर्त सारणी याद है तो आप केमिकल बॉन्डिंग को चुटकियों में याद कर लोगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। बताओ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सीओनजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस किस को पता है? देखो ऑक्सीजन आता है कितने नंबर पर, 8 नंबर पर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 और 2p क्या होता है 4, 2p क्या होता है 4, 4 2 6 और 2, ये बन गया इसका सीओनजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बन गया इसका? सीओनजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऑक्सीजन अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 2। एक परमाणु के पास अगर बात करें इलेक्ट्रॉन, तो सीओनजी इलेक्ट्रॉन 4 और 2 कितने हैं? 6। ये लिखा हमने 1 2 इलेक्ट्रॉन, ये लिखे हमने कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गए कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सीओनजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है। इसी प्रकार हमारे पास में दूसरा क्या है, ऑक्सीजन परमाणु है दूसरा, और दूसरा जो ऑक्सीजन परमाणु है उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। और उन 6 इलेक्ट्रॉन को हमने इस प्रकार से प्रदर्शित किया है, किस प्रकार से? इस प्रकार से 2 और 2 4, 4 और 2 6, 4 और 2 6। अब हमने बताया कि कोई भी परमाणु है वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या बनाएगा? बॉन्डिंग करेगा। क्या करेगा? बॉन्डिंग करेगा, जिसके कारण उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम, और स्थायित्व क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अब ये स्थायी होने के लिए अपने अष्टक का क्या करेगा? निर्माण करेगा, मतलब अपने 8 इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा? पूरे करना चाहेगा। तो ये कैसे करेगा? ये करेगा इसके 2 इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा? साझेदारी, और 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगी तो इस गोल घेरे के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार ये भी क्या करेगा? ये भी अपने अष्टक में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। तो ये भी अपने अष्टक का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है, पूर्ति कर लेता है, और कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब हम ये कहेंगे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के हैं? नहीं है। क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के हैं? नहीं है, दोनों के हैं। आधा तेरा आधा मेरा, आधा तेरा और आधा मेरा। क्लियर है बात? तेरा भी और मेरा भी। हाँ, तो याद रखना ये होगी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास में। अब देखो एक बॉन्डिंग के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। एक बंध के अंदर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ये एक जो बंध बना है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2।
यानी ये वाला जो एक बॉन्ड है इसके अंदर इसका परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन और इस परमाणु का भी कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। नीचे वाला जो बॉन्ड है इसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो। पाई बंद और सिग्मा बंद बनता है यहाँ पर, एक सिग्मा बंद और एक पाई बंद। सबको पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के आए हो आप, आपने सिग्मा बंद और पाई बंद बाहर निकालना सीखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखना है एक सिग्मा बंद और एक पाई बंद बनता है। कितने सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, कितने सिग्मा इलेक्ट्रॉन है और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, दो। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, दो सिग्मा इलेक्ट्रॉन और दो पाई इलेक्ट्रॉन। समझ गए। पूछा जाए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के माध्यम से जुड़ता है तो कितने सिग्मा इलेक्ट्रॉन, दो। कितने पाई इलेक्ट्रॉन, दो। क्लियर है बात। डबल बॉन्ड में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या, डबल बॉन्ड में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या चार, दो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या। ऑक्सीजन अणु कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, चार इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, तभी तो डबल बॉन्ड बना है। मैंने बताया तभी तो डबल बॉन्ड बना है, चार इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, साझेदारी, तभी डबल बॉन्ड बना है। अगर दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती तो एक सिंगल बॉन्ड बनता। क्या बनता, सिंगल बॉन्ड बनता। क्लियर है। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन, दो। कितने सिग्मा इलेक्ट्रॉन, दो। क्लियर है। और कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। ऑक्सीजन अणु का निर्माण कौन से बंध के द्वारा होता है, सहसंयोजक बंध के द्वारा होता है, सहसंयोजक बंध के द्वारा होता है। क्या नाइट्रोजन अणु का निर्माण इस प्रकार करके बता सकते हो, करके बताओ, करके बताओ। ये डॉटेड संरचना बनानी है, बना लोगे। अच्छा, किस किस को पता है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, किस किस को पता है, सहसंयोजक बंध। अच्छा, कौन सा बंध पाया जाता है, सहसंयोजक। प्रकृति तो सहसंयोजक होगी, लेकिन डबल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। करके बताओ तो दिखाओ। ये डॉटेड संरचना बनानी है, बना दोगे क्या, बना दोगे, बना दोगे तो ठीक है, बनाओ फिर। कॉपी में पेन चलाने की कष्ट करें प्लीज, सभी से रिक्वेस्ट है। ज्यादा नहीं तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो लिख ही सकते हो। हाँ, हो गया, क्या बात है, बना दिया। तो इलेक्ट्रॉन बहुत कर दिया है, कर लिया, मैं करवाऊं मिलाना, हाँ बनाऊं, बनाते। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3 2p, मतलब सोंजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, पांच इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, यानी एक नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा, पांच इलेक्ट्रॉन रखेगा। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के माध्यम से जुड़ता है तो तीन इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन और दो पांच। कितने हो गए, पांच हो गए। अब देखना क्या गलती की, वो इलेक्ट्रॉन गिन कितने हो गए, ठीक है, तीन और दो पांच। दूसरा नाइट्रोजन है हमारे पास में और नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, पांच इलेक्ट्रॉन। ये लिखे हमने तीन, एक दो और तीन, और दो इलेक्ट्रॉन हमने किस तरफ लगा दिए, चाहे ऊपर लगा दो चाहे इधर लगा दो, ठीक है, कहीं लगा दो आप। अब देखो इसको करने हैं आठ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, आठ इलेक्ट्रॉन, तीन तीन छह और दो आठ, तीन तीन छह और दो आठ। क्लियर है बात। इसको भी करने हैं कितने इलेक्ट्रॉन, आठ इलेक्ट्रॉन, तीन तीन छह और दो आठ, तीन तीन छह और दो आठ, ठीक है। हाँ, क्लियर है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, आठ इलेक्ट्रॉन।
और ये 6 इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, साझेदारी। 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से 3 बंध का क्या हो गया, निर्माण हो गया। एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 2 और तीसरे में 2, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, साझेदारी। बताओ कितने सिग्मा बंध बने, एक सिग्मा बंध बना। कितना सिग्मा बंध है, एक सिग्मा बंध बना और दो दो पाई बंध बने। तो अब आपसे पूछा जाए, बताओ पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है और कितने सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, दो। कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 4 और कितने सिग्मा इलेक्ट्रॉन, 2। बताओ समझ आया, क्लियर है। हाँ, अब Cl2 बना लोगे आप, बना लोगे, ठीक है। F2 भी बना लोगे। Cl2 कौन बना के बताएगा, अभी जस्ट बनाओ बनाओ, अभी बनाओ Cl2 बनाओ, जल्दी बनाओ। बना दिया, अच्छा Cl और Cl कौन से बंध के द्वारा जुड़ेंगे आपस में, सिंगल बॉन्ड के माध्यम से। कौन से बॉन्ड के माध्यम से, सिंगल बॉन्ड के माध्यम से। हाँ, बना सकते हो। के बनाओगे तू, बोंदू बनाओगे चंद्रू, क्या Cl2 बनाओगे। हाँ तमन्ना, समझ आ रहा है, ठीक है। हम्म, 5 पाई बंध, 5 पाई बंध, तूने तो केमिस्ट्री बदल दी है। 4 पाई बंध, कभी देखा है क्या किसी किसी में 4 पाई बंध, कोई अणु के अंदर है। पाई बंध, एक पाई बंध आएगा। सिंगल बॉन्ड में क्लोरीन जुड़ता है, Cl सिंगल बॉन्ड के साथ में जुड़ता है, पाई बंध आएगा है, पाई बंध बनेगा, सिग्मा बंध ही बनेगा एक पाई बंध। क्लोरीन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं, Np5 और NH2। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का तत्व है क्लोरीन, 17वें वर्ग का, और 17वें वर्ग में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी कोष में। ध्यान दो इधर, क्लोरीन और क्लोरीन जुड़ते हैं सिंगल बॉन्ड के साथ में, तो आपको पता होना चाहिए एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, साझेदारी। कुल 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा ये। तो क्लोरीन के पास 2 2 4 2 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन, 7। इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 2 5 5 और 2 7। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसकी साझेदारी से ले ले तो इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इधर से ये एक इलेक्ट्रॉन इसकी साझेदारी से ले ले तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो साझेदारी तो 2 इलेक्ट्रॉन की हुई है ना, तो सिग्मा बंधी तो बनेगा, पाई बंध तो बनेगा ही नहीं। बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो याद रखना ये बना सिग्मा बंध। और कितने सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। कितने सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। अरे समझे कि नहीं समझे, चलो ठीक है, चले आगे। सहसंयोजक बंध 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, एक ध्रुवीय सहसंयोजक और एक अध्रुवीय सहसंयोजक, ठीक है। सहसंयोजक बंध जो होता है वो होता है 2 प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार कौन कौन से हैं, तो याद रखना, एक तो है ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, ध्रुवीय
सहसंयोजक बंध। खड़ा हो, वहां बैठ, खड़ा हो, खड़ा हो, हाँ तू खड़ा हो, वहां बैठ, पीछे चलो, चलो 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 चलो, खड़े हो, हाँ पीछे चलो, आप दोनों से एक एक जना खड़ा हो जाए, पीछे जाके बैठ जाए, इधर इधर बैठेगा, इधर, इधर हो जा। ध्रुवीय सहसंयोजक और एक होता है अध्रुवीय सहसंयोजक। एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। अध्रुवीय सहसंयोजक, अध्रुवीय सहसंयोजक के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर दोनों परमाणु समान विद्युत ऋणता के होंगे, समान विद्युत ऋणता के, दोनों परमाणु जो होंगे वो समान विद्युत ऋणता के होंगे। जैसे जैसे अभी आपने पढ़ा H2Cl2 F2O2 N2, ये क्या है, ये अध्रुवीय सहसंयोजक है। यानी ऐसे सहसंयोजक यौगिक जिनके अंदर बॉन्डिंग निर्माण के दौरान न तो किसी पर प्लस चार्ज आएगा न किसी पर माइनस चार्ज आएगा, यानी उनके अंदर ध्रुवों का निर्माण नहीं होगा, इसलिए कहलाते हैं अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक। और इनके अंदर दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता क्या होती है, समान होती है। विद्युत ऋणता क्या होती है, समान होती है। उन्हें कहते हैं अपन अध्रुवीय, क्या कहते हैं, सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। आप उसके अंदर ऐड और कर सकते हो ओजोन, ओजोन का निर्माण भी याद रखना किससे होता है, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध से होता है। क्लियर है, समझ गए अध्रुवीय कौन से होंगे, अध्रुवीय के अंदर दोनों परमाणु समान होंगे, दोनों परमाणु क्या होंगे, समान, दो से अधिक परमाणु हैं तो भी क्या होंगे, समान होंगे। जैसे जैसे H2Cl2 F2O2 और N2O3, ये कहलाते हैं आपके अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं, अणु कहलाते हैं। ध्रुवीय के अंदर क्या होगा, ध्रुवीय के अंदर दोनों परमाणु, तीनों परमाणु अलग अलग होंगे, ठीक है ना, यानी विद्युत ऋणता दोनों की क्या होगी, अलग अलग, एक की विद्युत ऋणता कम और एक की क्या होगी, ज्यादा। जैसे जैसे मैं यहां लिखूं असमान विद्युत ऋणता वाले तत्व होंगे दोनों, असमान विद्युत ऋणता वाले क्या होंगे, तत्व होंगे, विद्युत ऋणता वाले तत्व होंगे। जैसे जैसे हमारे पास में HCl क्या है, HCl, HCl क्या है, अध्रुवीय है, HCl सॉरी ध्रुवीय है HCl, यानी विद्युत ऋणता ज्यादा किसकी, क्लोरीन की, और हाइड्रोजन की क्या है, विद्युत ऋणता कम। तो बंध के इलेक्ट्रॉन ज्यादा आकर्षित करने का गुण कौन रखेगा, क्लोरीन रखेगा, इसलिए क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस, और हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस, यानी प्लस और माइनस दो क्या बन गए, ध्रुव बन गए, इसलिए कहलाते हैं ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक। क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक, ठीक है ना। उसी प्रकार आप लिखोगे NH3, क्या लिखोगे, NH3, यानी हाइड्रोजन पर प्लस और नाइट्रोजन पर क्या आएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। और आप लिखोगे H2O और लिखोगे HBr और HF और HF, ये है सारे के सारे क्या, ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक, ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक या अणु। क्लियर है, ध्यान देना, ध्रुवीय का मतलब होता है एक कम विद्युत ऋणी तत्व होगा और एक ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व या परमाणु होगा। कम विद्युत ऋणी परमाणु और अधिक विद्युत ऋणी परमाणु दोनों में अंतर क्या है कि बंध के इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा जाएंगे किसकी तरफ, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखेगा उस पर माइनस चार्ज आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखेगा उस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, है ना। तो क्या बन गए, दो ध्रुव बन गए, एक प्लस ध्रुव और एक माइनस ध्रुव बन गए, इसलिए इनको क्या बोल दिया, ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक बोल दिया। और इनको इनको बोल दिया अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक, क्योंकि इनके अंदर दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता क्या है, समान है। H2 में दो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता क्या रहेगी, समान रहेगी। क्लोरीन में दो क्लोरीन है, तो दोनों की विद्युत ऋणता क्या रहेगी, समान रहेगी। F2O2, इनकी विद्युत ऋणता क्या है, F2 की,
दोनों फ्लोरीन की विद्युत ऋणता समान है, ऑक्सीजन में दोनों ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या है, समान है। तो बंध के इलेक्ट्रॉन किसी की तरफ आकर्षित होंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे तो न तो किसी पर प्लस आएगा और न किसी पर क्या आएगा, माइनस आएगा, ध्रुवों का निर्माण नहीं होता, इसलिए इनको क्या बोल दिया, अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक बोल दिया। बताओ समझ आया? सहसंयोजक बंध कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है ध्रुवीय और एक होता है अध्रुवीय। समझ आ गई बात? पहचानना सिर्फ आपको इतना है, ध्रुवीय वो होगा जिसके अंदर दोनों परमाणु असमान होंगे और ध्रुवीय वो होगा जिसके अंदर दोनों परमाणु क्या होंगे, समान। ठीक है, अब सर कैसे पहचानेंगे सहसंयोजक है या नहीं, तो आपको पता है दोनों परमाणु अधातु होंगे, दोनों परमाणु क्या होंगे, अधातु। बताओ इसके अंदर हाइड्रोजन और क्लोरीन अधातु नहीं है क्या, है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अधातु नहीं है क्या, है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अधातु नहीं है क्या, है। HBr H और हाइड्रो ब्रोमाइड ब्रोमीन आपका अधातु नहीं है क्या, है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन अधातु है, H2 दोनों अधातु, Cl2 दोनों अधातु, F2 दोनों अधातु, ऑक्सीजन दोनों अधातु, N2 दोनों अधातु, O3 तीनों अधातु, है क्या, उतार लो, उतार लिया। सहसंयोजक यौगिकों के गुण धर्म, सहसंयोजक यौगिकों के गुण धर्म। चलूं आगे, नहीं चलना? सहसंयोजक यौगिकों के गुण धर्म, इसमें समझाने वाली तो कोई बात है नहीं, लिख लो या तो, चलो समझा दूं। चलो पहले बताओ आयनिक यौगिक कैसे थे, ठोस थे, क्रिस्टलीय थे और थे भंगुर प्रकृति के। ये ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं, कौन, सहसंयोजक यौगिक। द्रव अवस्था में भी पाए जाते हैं और किस अवस्था में पाए जाते हैं, गैसीय अवस्था में भी पाए जाते हैं। तीनों अवस्थाओं के अंदर मिलते हैं कौन से यौगिक, सहसंयोजक यौगिक। जैसे जैसे याद रखना है, ठोस, ठोस के रूप में पाया जाता है कौन, हीरा। कौन है, हीरा। तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, वही बात है, हीरा और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट और सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, हीरे से भी सबसे ज्यादा कठोर होता है कौन होता है, सिलिकॉन कार्बाइड। ये होता है हीरे से भी क्या होता है, हीरे से भी कठोर। लेकिन आपसे पूछे सबसे ज्यादा कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, हीरा। सबसे ज्यादा कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, और हीरे से भी ज्यादा कठोर कौन होता है, सिलिकॉन कार्बाइड। लेकिन ये प्राकृतिक नहीं होता, इसको बनाया जाता है। क्लियर है बात? ठीक है ना? हाँ, तो ठोस अवस्था में पाया जाता है हीरा, ग्रेफाइट और सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, अच्छा, बोरॉन नाइट्राइड आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, बोरॉन नाइट्राइड, Bn, नहीं पढ़ा? बोरॉन नाइट्राइड जिसे अकार्बनिक बेंजीन के नाम से जानते हैं। अकार्बनिक बेंजीन नाम कहीं आया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आया था? इसके बाद में आपको लिखना है, हाँ, बोरॉन नाइट्रेट, इसको कहते हैं अकार्बनिक बेंजीन। क्या कहते हैं, अकार्बनिक बेंजीन कहा जाता है, अकार्बनिक बेंजीन कहा जाता है। इसके अलावा ठोस अवस्था में पाया जाता है S8P4, S8P4, ये सब क्या होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। और एक होता है आयोडीन I2, आयोडीन। द्रव अवस्था के अंदर एकमात्र अणु या एकमात्र तत्व पी ब्लॉक के अंदर कौन सा होता है, पी ब्लॉक के अंदर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला, पढ़ाया था मैंने, पी ब्लॉक में
द्रव अवस्था में, रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। गैलियम रूम टेम्परेचर से थोड़े से ज्यादा तापमान पर द्रव अवस्था में जाता है। हथेली पर लेने के बाद में क्या होता है, पिघल जाता है। हाँ हाँ शाबाश, बताओ याद करो। पी ब्लॉक में एकमात्र तत्व जो पी ब्लॉक में एकमात्र तत्व जो द्रव अवस्था के अंदर होता है रूम टेम्परेचर पर भी। गैलियम तो अभी बता दिया मैंने, हथेली पर लेने के बाद में रूम टेम्परेचर से थोड़े ज्यादा तापमान पर क्या होता है, द्रव अवस्था में आता है, पिघल जाता है। ठीक है ना। ब्रोमीन, कौन सा, ब्रोमीन। पी ब्लॉक में 17 वर्ग में लिखाया था मैंने कि क्लोरीन गैस होती है और फ्लोरीन भी गैस होती है, लेकिन ब्रोमीन किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाता है। लिखाया था नहीं लिखाया था, ठीक है देख लेना। यहां पर याद रखना Br2 ब्रोमीन ये किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है, लिख लेना। पी ब्लॉक में एकमात्र तत्व जो कमरे के ताप पर किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। जबकि एस ब्लॉक के अंदर थोड़े से अधिक तापमान पर सीजियम, और डी ब्लॉक में एकमात्र तत्व जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, पारा। कौन सा, पारा, Hg किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में रहता है कमरे के तापमान पर। इसलिए याद रखना है, पारे को अपन किसमें के काम में लेते हैं, किसमें, थर्मामीटर में भरने के काम में लेते हैं। किसमें, थर्मामीटर के भरने के काम में लेते हैं। क्लियर है, ठीक है। पारा अमलगम बनाता है, लेकिन किसके साथ में पारा अमलगम नहीं बनाता, लोहे के साथ में अमलगम नहीं बनाता। ठीक है ना, नहीं बनाता ना, इसलिए लोहे के पात्र में उसको स्टोर रखा जाता है। एल्यूमिनियम के साथ में बना लेता है, इसलिए इसको कहाँ नहीं ले जाया जाता, हाँ हवाई जहाज में नहीं ले जाया जाता। ठीक है, क्लियर है बात। ये लिख लिया सबने, नहीं लिखा, लिखना है, लिखो तो फिर। गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले सहसंयोजक तत्व जो है, परमाणु जो है, क्लोरीन। कौन सा, क्लोरीन के बाद में फ्लोरीन, HCl अम्ल गैसीय अवस्था में भी पाया जाता है, द्रव अवस्था में भी पाया जाता है। ठीक है ना। आप लेबोरेटरी के अंदर जाओगे, HCl सांद्र HCl अम्ल और डाइल्यूट HCl अम्ल, दो प्रकार के अम्ल आपको मिलेंगे। सांद्र का मतलब प्योर, ठीक है, जो कपड़ों पे गिर जाए, हाथ पर गिर जाए, जला देगा। और डाइल्यूट का मतलब हो गया जिसके अंदर पानी की मात्रा मिलाई गई है, उसको डाइल्यूट किया गया है। ठीक है ना, तनु किया गया है, उस प्रकार को कहते हैं अपन क्या, तनु HCl अम्ल। ठीक है, हाँ। तो गैसीय अवस्था के नाम लिख सकते हो आप। गैस में कौन कौन से तत्व जो है वो आपको मिलेंगे, परमाणु मिलेंगे या अणु मिलेंगे, तो आप कहोगे गैसीय रूप में पाया जाता है। एक तो कौन, हाँ क्लोरीन पाया जाता है, एक पाया जाता है HCl, और F2 फ्लोरीन पाई जाती है, और इसके साथ में आप लिख सकते हो H2O2 और N2, H2O2 और N2। ठीक है, ओजोन भी गैस रूप में पाई जाती है, O3। ठीक है, Cl2 HCl ये क्या है, ये गैस भी होती है, और याद रखना ये द्रव रूप में भी पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये गैस ये प्रकृति के रूप में पाई जाती है। ठीक है, इनके गलनांक और कवचनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं। क्या होते हैं, निम्न होते हैं, कम होते हैं। किसकी तुलना में, आयनिक यौगिकों की तुलना में। ठीक है, क्यों, क्योंकि आयनिक बंध प्रबल विद्युत आकर्षण बंध है, उसको तोड़ने के लिए ऊर्जा बहुत ज्यादा चाहिए। लेकिन यहाँ पर याद रखना है, ये आयनिक यौगिकों की तुलना में कमजोर प्रकृति का क्या बनाते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं, इसलिए इनके गलनांक और कवचनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं। लेकिन हीरा और सिलिकॉन कार्बाइड, इनके गलनांक और कवचनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। इनके गलनांक और कवचनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। कारण क्या है, चतुष्फलकीय ज्यामिति। क्या कारण है, चतुष्फलकीय ज्यामिति। हीरे की ज्यामिति कैसी होती है, चतुष्फलकीय क्रिस्टल ज्यामिति होती है।
सिलिकॉन कार्बाइड की भी क्या होती है, क्रिस्टल चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है, जिसके कारण इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है इनके गलनांक और क्वथनांक, इनके गलनांक और क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक, क्वथनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में, आयनिक यौगिकों की तुलना में, आयनिक यौगिकों की तुलना में, आयनिक यौगिकों की तुलना में निम्न होते हैं, निम्न यानी कम होते हैं, कम होते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप आप लिख सकते हो किसको, हीरा और ग्रेफाइट ने, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, इनके क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यानी गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, गलनांक व क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। कारण है, याद रखना, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय ज्यामिति, ज्यामिति, चतुष्फलकीय ज्यामिति इसका क्या है, कारण है, चतुष्फलकीय ज्यामिति और त्रिविम व्यवस्था, त्रिविम व्यवस्था, त्रिविम संरचना या त्रिविम व्यवस्था इसका मूल कारण है। क्लियर है, ठीक है। पहला गुणधर्म आपने पढ़ा, ये तीनों अवस्थाओं के अंदर पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में हीरा, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट और सिलिकॉन कार्बाइड और ब्रोमे, बोरॉन नाइट्राइड, जिसको अपन कहते हैं अकार्बनिक बेंजीन, S8P4, ये सब क्या है, ठोस अवस्था में, आयोडीन भी जिसके अंदर शामिल है। ठीक है ना। द्रव अवस्था के अंदर ब्रोमीन है, ब्रोमीन अणु जो होता है, ब्रोमीन तत्व जो होता है, परमाणु जो होता है, वो द्रव अवस्था के अंदर पाया जाता है, कमरे के तापमान पर भी। और उसके बाद में आपने पढ़ा किसको, गैस, गैस में आपने पढ़ा क्लोरीन, फ्लोरीन और HCl, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन और हाइड्रोजन, ये सब क्या है, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, ये सारे सहसंयोजक होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, आयनिक होते हैं, सॉरी, आयनिक यौगिकों से गलनांक और क्वथनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में क्या होते हैं, निम्न या फिर क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन हीरा और सिलिकॉन कार्बाइड के क्या होते हैं, उच्च होते हैं। कारण है त्रिविम संरचना या चतुष्फलकीय ज्यामिति। ठीक है, कर सकते हो, याद कर सकते हो। फिर याद रखना, अगर आयनिक यौगिक ध्रुवीय है, कैसा है, ध्रुवीय, तो ध्रुवीय विलायक के अंदर घुलेगा, और आयनिक यौगिक अगर अध्रुवीय है तो अध्रुवीय विलायक के अंदर घुलेगा। यानी समान प्रकृति का आपका सहसंयोजक यौगिक, समान प्रकृति का सहसंयोजक यौगिक समान प्रकृति के विलायक के अंदर घुलता है। ठीक है ना। हमने कहा है अगला गुणधर्म, यदि सहसंयोजक यौगिक, यदि सहसंयोजक, सहसंयोजक यौगिक कौन सी प्रकृति का है, सहसंयोजक यौगिक ध्रुवीय प्रकृति का है, ध्रुवीय प्रकृति का है, प्रकृति का है, तो वह ध्रुवीय विलायक के अंदर घुलता है। किसके अंदर, ध्रुवीय विलायक के अंदर घुलता है, विलायक के अंदर घुलता है, घुलता है। अब ध्रुवीय विलायक कौन से होते हैं, ध्रुवीय विलायक के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, कौन कौन से, वो याद रखने हैं। एक तो आपको H2O, H2O क्या होता है, ध्रुवीय होता है, ध्रुवीय विलायक होता है। और अमोनिया भी क्या है, अमोनिया भी NH3 भी क्या है, ध्रुवीय विलायक है। अमोनिया के बाद में आपको याद रखना है HF और CCl3, हाइड्रोजन फ्लोराइड और कार्बन ट्राइक्लोराइड, ये क्या है, ये अध्रुवीय विलायक है, अध्रुवीय विलायक है, अध्रुवीय विलायक है, अध्रुवीय विलायक। ठीक है, अध्रुवीय विलायक मतलब जल, जल के अंदर घुल जाएगा, जल, जल के अंदर घुल जाएगा। जल क्या है, जल एक अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक है, अणु है या नहीं है,
यौगिक या अणु है, सहसंयोजक है ना। अभी हमने पढ़ा अध्रुवीय सहसंयोजक और ध्रुवीय सहसंयोजक, जिसमें अध्रुवीय के अंदर हमने लिखा था किसको, जल को, है ना, लिखा था ना जल को, नहीं लिखा, ध्रुवीय में लिखा था। और हमने क्या पढ़ा है अभी, यदि सहसंयोजक यौगिक ध्रुवीय है, सॉरी ये क्या है, ध्रुवीय विलायक होता है, सॉरी ये होते हैं आपके क्या, ध्रुवीय विलायक, H2O, NH3, HF और CCl3, ये क्या होते हैं, ध्रुवीय विलायक होते हैं। जी हाँ, ध्रुवीय होते हैं। फिर याद रखना, यदि यदि सहसंयोजक यौगिक क्या है, सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक क्या है, अध्रुवीय यौगिक क्या है, अध्रुवीय, तो यह अध्रुवीय यौगिकों के अंदर या अध्रुवीय विलायकों के अंदर घुलेगा, अध्रुवीय विलायक में घुलेगा, विलायक में घुलेगा, ध्रुवीय विलायक में नहीं घुलेगा। याद रखना, ध्रुवीय को अध्रुवीय में नहीं घोल सकते और अध्रुवीय को ध्रुवीय में नहीं घोल सकते, ध्रुवीय को ध्रुवीय में घोलेंगे और अध्रुवीय को अध्रुवीय में घोलेंगे। अध्रुवीय विलायक कौन कौन से हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4, और एक होता है बेंजीन, एक होता है बेंजीन। अब यहीं से प्रश्न बन गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड और एक होता है बेंजीन C6H6, C6H6 ये होता है बेंजीन। ध्यान देना, मैंने कहा H2O को CCl4 में घोलना है, H2O को CCl4 में घोलना है, नहीं घुलेगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि ध्रुवीय तो ध्रुवीय के अंदर घुलेगा और अध्रुवीय अध्रुवीय के अंदर घुलेगा। तो जल किस में घुलेगा, जल में ही घुलेगा, जल किस में घुलेगा, जल में घुलेगा। अमोनिया को कार्बन टेट्राक्लोराइड में नहीं घोल सकते, क्यों नहीं घोल सकते, अमोनिया तो ध्रुवीय है और कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, अध्रुवीय। अमोनिया को बेंजीन में नहीं घोल सकते, क्योंकि अमोनिया तो क्या है, ध्रुवीय और बेंजीन क्या है, अध्रुवीय। तो अमोनिया को जल में घोल सकते हैं, घोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि अमोनिया भी ध्रुवीय है और जल भी क्या है, ध्रुवीय है, जल भी क्या है, ध्रुवीय। क्लियर बात, ठीक है। हाँ, कार्बन ट्राइक्लोराइड को बेंजीन में नहीं घोला जा सकता, जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड को बेंजीन में घोला जा सकता है। क्यों, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, अध्रुवीय, और कार्बन ट्राइक्लोराइड क्या है, ध्रुवीय, ठीक है। और बेंजीन क्या है, हाँ 12 बुलाऊंगा तन, 12 बात करूंगा तेरे, 12 ही तो है, रोटी ज्यादा खा गई होगी तो अंगड़ाई तोड़ी थे, बड़ो जोर लगाए हैं। चलो आगे देखो अगली प्रकृति याद रखना, इनका गुणधर्म, ये क्या होते हैं, कठोर, क्या होते हैं, ये कठोर होते हैं, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं। लेकिन लेकिन याद रखना, अपवाद स्वरूप, अपवाद स्वरूप ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट होता है मुलायम, ग्रेफाइट क्या होता है, मुलायम। और ग्रेफाइट की संरचना पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ा था इसके बारे में, ये मुलायम क्यों होता है, हाँ, दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल पाया जाता है किसके बीच, दो परतों के बीच, दो परतों के बीच में दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण ये परतें एक दूसरे पर क्या हो जाती है, फिसल जाती है। इसलिए याद रखना, ये कौन सी प्रकृति का होता है, मुलायम प्रकृति का होता है। कारण, कारण याद रखना, कारण है इसकी परतदार संरचना, परतदार क्या है, संरचना, परतदार संरचना के कारण ये क्या होता है, मुलायम प्रकृति का होता है। दो परतों के बीच पाया जाता है वांडरवाल आकर्षण बल, ये कमजोर प्रकृति का होता है, दबाने से ये बल क्या हो जाता है, टूट जाता है, परतें एक दूसरे पर फिसल जाती है, इसलिए किस प्रकृति का होता है, मुलायम प्रकृति का होता है। कारण क्या है, परतदार संरचना। सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वो याद रखना है विद्युत के होते हैं कुचालक, क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक, जबकि आयनिक यौगिक क्या होते हैं, सुचालक नहीं, ठोस अवस्था में कुचालक और द्रव अवस्था में क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं, सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक, यौगिक विद्युत के क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के
कुचालक, लेकिन अपवाद स्वरूप आपको यहां पर भी याद रखना है क्या, ग्रेफाइट। अपवाद क्या है, अपवाद याद रखना है आपको, ग्रेफाइट। कौन सा, हाँ ग्रेफाइट, कौन सा फाइट है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। कारण क्या है, कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉन। कारण क्या है, कारण है जी मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पाया जाता है, इसलिए विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। क्लियर है, ठीक है। अब आयनिक यौगिक क्या ज्यामिति में भाग ले रहे थे, नहीं बना रहे थे ज्यामिति, ठीक है ना। क्यों थे, क्यों नहीं बना रहे थे, क्योंकि अदिशात्मक होते हैं। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, अदिशात्मक, जबकि सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, दिशात्मक। इसलिए ये ज्यामिति निर्माण में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। इसलिए ज्यामिति निर्माण में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। ये लिख लिया, नहीं लिखा, लिख लो जिसको लिखना है वो। पीछे सर से पूछ के हो, सर से पूछ के आओ कि पीडीएफ तैयार होगी क्या, पीडीएफ मतलब नोट्स तैयार हो गए क्या। चले, चलते हैं। सहसंयोजक, सहसंयोजक यौगिक, यौगिक दिशात्मक प्रकृति के होते हैं, दिशात्मक प्रकृति के होते हैं, दिशात्मक प्रकृति के होते हैं। इसलिए इसलिए ये ज्यामिति में भाग लेते हैं, इसलिए ये ज्यामिति निर्माण में, ज्यामिति निर्माण में भाग लेते हैं। मतलब इनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है, ज्यामिति निर्माण में भाग लेते हैं, लेते हैं। आपने पढ़ा होगा मीथेन, CH4, मीथेन, है ना। इसकी ज्यामिति कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है, चतुष्फलकीय। इसे कहते हैं मीथेन। मीथेन की ज्यामिति होती है टेट्राहाइड्रल, यानी चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, ठीक है ना। अमोनिया NH3, हाँ अमोनिया NH3 की ज्यामिति होती है पिरामिडल। कैसी होती है, अमोनिया NH3, नाइट्रोजन ट्राईहाइड्रेट, अमोनिया, अमोनिया होता है पिरामिडल। क्या होता है, पिरामिडल होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ में अब आपसे पूछा जाए कि अमोनिया पिरामिडल क्यों होता है और मीथेन चतुष्फलकीय क्यों होता है, कारण क्या है। कारण क्या है कि ये ज्यामिति बनाते हैं जबकि NaCl ज्यामिति नहीं बनाता। ये दिशात्मक प्रकृति के होते हैं और वो अदिशात्मक प्रकृति के होते हैं। इसलिए सहसंयोजक होने के कारण, दिशात्मक होने के कारण ज्यामिति निर्माण में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। आयनिक यौगिक अदिशात्मक प्रकृति के होते हैं, इसलिए याद रखना भाग नहीं लेते किसमें, ज्यामिति निर्माण। आयनिक यौगिकों की अभिक्रिया बहुत क्या थी, तीव्र थी। क्यों, प्रबल 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 विद्युत आकर्षण बल के कारण। जबकि सहसंयोजक बंध जो से निर्मित जो भी यौगिक होंगे उनकी रासायनिक अभिक्रिया होगी मंद। क्या होगी, मंद। लिख लो, आयनिक यौगिकों में, सॉरी, सहसंयोजक यौगिकों में होने वाली, सहसंयोजक यौगिकों में होने वाली, सहसंयोजक यौगिकों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं मंद गति से होती है, मंद गति से होती है, मंद गति से होती है। क्योंकि बंध टूटने और बंध बनने में, बंध टूटने और बंध बनने में, बंध टूटने और बंध बनने में समय लगता है, समय लगता है, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल गुणधर्म लिखोगे, इनमें समावयवता पाई जाती है, आइसोमेरिज्म,
समावयवता पाई जाती है, समावयवता पाई जाती है, क्योंकि इनकी संरचना होगी, ज्यामिति होगी, तो समावयवता तो होगी, है ना। उनमें समावयवता नहीं पाई जाती, किनमें? आयनिक यौगिकों के अंदर, क्योंकि उनकी ज्यामिति नहीं होती, ज्यामिति नहीं होती तो क्या नहीं पाई जाती? समावयवता नहीं पाई जाती। क्लियर है? हाँ, हेडिंग डालो, बस। समझ आया? समझ आया?